दोस्तों नमस्कार। मैं विक्की रत्नानी, प्रदेश सचिव कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ रायपुर छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब घर पे होंगे, अच्छे होंगे। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे रायपुर वासी, आप सबसे प्रार्थना है आप हमें जल्द सब अच्छे होके वापस जैसे पहले की तरह मिलते थे फिर से मिलेंगे। आप सबसे प्रार्थना है घर पे रहिए, सरकार के नियमों का पालन कीजिए। आप सेवा करने जाते हैं, कुछ चीज़ें बांटने, ज़रूरतमंद चीज़ों को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने, अपने हाथों को ग्लव्स पहनिए, मास्क पहनिए, प्रोटेक्शन कीजिए, सब कीजिए। सब चीज़ें ज़रूरी है। सेवा की भावना बहुत अच्छी बात है। आज आप सेवा करते हैं और सही सलामत सब बराबर रहता है तो आप हम मिलके हमेशा आगे की तरह सेवा वापस करते रहेंगे। ये आप सबकी अच्छी पहल, अच्छी सोच है कि आप सब मिलके इतनी बढ़िया रायपुर शहर को सेवा कर रहे हैं। मैंने देखा बहुत सारे मेरे दोस्त फेसबुक पे डाल रहे थे कि पुलिस वालों को चाय पहुंचा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पहुंचा रहे हैं, फ्रूटी पहुंचा रहे हैं, नाश्ते का लंच, ब्रेकफास्ट सब पहुंचा रहे हैं। गरीब लोगों तक के अनाज, चावल, दाल अपने अपने जो जैसे साधन हो सकता है सब पहुंचा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, मुझे गर्व हो रहा है कि ऐसे मेरे मित्र हैं और ऐसा मेरा शहर है। और ये भी सच्चाई है कि पूरे हिंदुस्तान में अभी छत्तीसगढ़ की सेवा सबसे अच्छी चल रही है, पंजाब की सेवा बहुत अच्छी चल रही है। इन दोनों राज्यों में सेवा का इतिहास रहेगा। हमारे रायपुर के मित्र हों, चाहे हमारे पंजाब के भाई लोग हों, चाहे हमारे देश की जनता हो, अभी सब सेवा भावना कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है सब चीज़ देखकर और हम निरंतर प्रयास रहेगा कि हम सब मिलके ऐसी सेवा करते रहें। भाइयों, दोस्तों, बस आप स्वच्छ रहें, साफ़ सुथरे रहें। आप साफ और अच्छे कपड़े पहनकर अपने ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज सब लेकर सेवा करें। किसी भी ऐसी लोगों से दूरियां बनाएं जो आपको डाउट होता हो या जो बाहर से होके आए हों। ऐसे हर इंसान से आपको दूरी बनानी है और अपने आप को सेफ रखना है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच कुछ चीज़ों को मुझे बहुत दिन से कुछ अभाव हो रहे थे, जैसे कि क्या हम सरकार से, चाहे अपनी राज्य सरकार हो चाहे अपनी केंद्र सरकार हो, अपन इन सब चीज़ों से क्या सवाल नहीं कर सकते? क्या हमें सवाल नहीं पूछने चाहिए? आज कोरोना के लॉकडाउन में हम अपने अपने घरों में बंद हैं। कुछ लोग सेवा कर रहे हैं जिनका दिन कट जा रहा है, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने घर में बंद हैं किसी भी कारणों से, क्या जिस दिन वो अपनी दुकान पर पैर रखेंगे वो दुकान में साधारण तरीके से बैठ पाएंगे? या भली भांति समझने की ज़रूरत है हमें कि उस दिन आप किराया कहाँ से पटाएंगे, आप अपने बच्चों की स्कूल फ़ीस कहाँ से पटाएंगे, जो आपके यहाँ काम करने वाले मज़दूर हैं, कर्मचारी हैं, नौकर हैं, सब चीज़ें हैं, इन सब को आप तनख्वाह कहाँ से भर के देंगे? जिन लोगों से आपने ब्याज पे पैसे लिए होंगे, आप उनको ब्याज कहाँ से लौटाएंगे? या आप मकान मालिक को कैसे फेस करेंगे? बैंक की ईएमआई वाले आपको तकादा करेंगे, आप कैसे फेस करेंगे? क्या यह सब जवाबदारी सिर्फ टैक्स देने वाली जनता की है या इन सब से टैक्स लेने वाली सरकार की है? सरकार का काम है इन सब के बारे में बात करे, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है कि इस 130 करोड़ की देश की जनता के साथ अगर कोई सवाल उठाता है तो देशद्रोही बोला जाता है, उसे गद्दार बोला जाता है, उसे जमाती बोला जाता है, उसे आतंकवादी बोला जाता है। क्या यह हम सबकी सोच हो गई है? यही सच्चाई हो गई है कि मतलब कोई एक व्यक्ति, आप ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, कोई बात नहीं, सब आस्था का प्रतीक है। आस्था ही हर चीज़ का रास्ता है।
अगर आस्था से होता तो आप ग्रंथ लेके घर पे बैठ जाएं, दुकान पे कमाने न जाएं, रोजी रोटी न बनाएं, खाना बना के थाली में रख दें और आपका पेट भर जाए। कुछ सच की ज़रूरत है, कुछ सच के साथ रहिए दोस्तों। कि आप सब पढ़े लिखे हैं, यंग हैं, आप ही देश का भविष्य हैं। सवाल कीजिए, चाहे वो राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, उनसे सवाल कीजिए। जब पूरी दुनिया में जनवरी तक तकलीफ़ें चालू हो चुकी थी, हर इंसान एक ही चीज़ बोल रहा था कि भैया कोरोना भारी महामारी है, भारी महामारी। हमारे प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे थे? आपने उस समय नमस्ते ट्रंप के चक्कर में आपने देश को, जनता को संबोधन क्यों नहीं किया? 100 करोड़ रुपए आपने उस समय आपने ट्रंप के ऊपर खर्चा कर दिया। थोड़े ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट किसी कारण से रोक लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट बर्खास्त हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार गिराई और बनाई गई। उस समय भी जनता को संबोधन की ज़रूरत थी और जनता से आपको बात करने की ज़रूरत थी। प्रधानमंत्री जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपसे सवाल नहीं करेंगे तो हम किससे करेंगे? अगर आपसे हम सवाल करते हैं तो कुछ लोग 60 साल का इतिहास लेके बैठ जाते हैं। अगर 60 साल के इतिहास में सब गलत हुआ था तभी वो हट गई। अगर आप भी आज 60 साल का जवाब लेके बैठेंगे तो जवाब कौन देगा? हमारा तो मानना यही है, जो मौजूद है जवाब तो उसी को देना है, जो सत्ताधारी है जवाब तो उसी को देना है। आज छत्तीसगढ़ में कुछ गलत होगा, हम रमन सिंह के पास, पूर्व मुख्यमंत्री के पास जवाब मांगने नहीं जाएंगे, हम भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से हम जवाब जाने जाएंगे। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के जितने प्रतिनिधि हैं जो फेसबुक में हर कमेंट पे जवाब देने आते हैं, उन सब से निवेदन है, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा 9 मिनट के लिए अगरबत्ती जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, लाइट बंद कीजिए, थोड़ी सी दिमाग की बत्ती भी जलाइए दोस्तों। और आप सबसे निवेदन है कि 9 मिनट एक बार मेडिटेशन में बैठिए और बिल्कुल एकांत में रहिए 9 मिनट और खुद से सवाल कीजिए, क्या हम सही हैं? क्या हमें सरकार से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए कि हमारी 3 महीने की ईएमआई माफ़ी आपने केंद्र सरकार ने घोषणा की, उसका क्या हुआ? आपने कहा हर किसी को 1,70,000 करोड़ का पैकेज भेजा गया है जिसमें हर किसी को राहत दी जाएगी, और आपको क्या राहत मिली? क्या हमें सवाल नहीं करना चाहिए? खुद से सवाल कीजिए, प्रधानमंत्री जी से सवाल कीजिए, अपने राज्य सरकार से सवाल कीजिए। और मेरे कुछ मित्र बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि मेरे एरिया में सैनिटाइज़ नहीं हुआ, मुझे ये राशन नहीं मिला। दोस्तों, आप राशन लेने लायक है क्या? आपको दान का राशन चाहिए क्या? आप कमाने लायक नहीं हैं? थोड़ा सा विचार कीजिए। जो आप कमाने लायक नहीं हैं तो हेल्पलाइन नंबर हर राज्यों में सभी सरकारों ने हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, आप उस हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन कीजिए, आपको राज्य सरकार सुविधाएं मुहैया कराएंगी। और हो सकता है यह लॉकडाउन 14 दिन 21 दिन नहीं, हो सकता है 2.5 से 3 महीना भी चल जाए, हो सकता है, जैसे कुछ देशों में हुआ है। जो चीज़ें हिंदुस्तान को छोड़ के बाकी देशों में लागू की गई, जैसे एक आपकी तुर्की की सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि हमें शहर को लॉकडाउन खोलने से पहले 4 बार 5 बार पूरा सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत है। तो सैनिटाइज़ करने के लिए सरकार ज़रूरी नहीं आप तक पहुंच पाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, तुर्की नहीं। और अगर नहीं पहुंच पाती तो आपका फ़र्ज़ बनता है, आपके एरिया के पार्षद को बोलिए, आपके महापौर को बोलिए, आपके विधायक को बोलिए, आपके मुख्यमंत्री को बोलिए। बहुत सारे नंबर जारी किए गए हैं, आप थोड़ी सी इन चीज़ों पे पहल कीजिए, तब आपको इन सब चीज़ों का नंबर मिलेगा। तब आप उस पर कंप्लेन कीजिए, शिकायत कीजिए। नहीं होता है तो अखबार का गूगल से नंबर निकालिए, अखबारों के माध्यम से इन सच्चाइयों को उजागर कीजिए। हमें इस समय पार्टी वाइज झगड़ा नहीं करना है। अगर हम केंद्र से सवाल करते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ़ हो रही है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम दुश्मन नहीं हैं, वो हमारी केंद्र सरकार है, हमारा सवाल करना अधिकार है, आपका अधिकार है। आप भी राज्य सरकार से सवाल कीजिए। मुख्यमंत्री जी
तक सवाल पहुंचाइए। आपको और आपसे नीचे जो आपके गरीब दोस्त होंगे, जिनको खाने की स्थिति कमज़ोर होगी, जिनके यहाँ मेडिकल की तकलीफ़ होगी, जिनके यहाँ ईएमआई की तकलीफ़ होगी, जिनको ब्याज की तकलीफ़ होगी, जिनको पैसा देने में तकलीफ़ होगी, जिनको राशन नहीं पहुंच रहा होगा, और भी मतलब बहुत सी तरह होंगी, बहुत सी तकलीफ़ें होंगी। तो इन सब चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी है, और इन सब चीज़ के लिए कोई ऊपर से एंजल नहीं आने वाला है। और आप सबसे विनती है, आप अपने आसपास, अपने नीचे कुछ लोगों तक के अपनी जो मदद कर सकते हैं पहुंचाइए। और मेरे कुछ दोस्त जो मुझे लाइव देख भी रहे हैं, उनकी बहुत सारी कमेंट्स भी आती है कि हम राशन बांटते समय फ़ोटो खिंचाते हैं, सैनिटाइज़ करते समय हम फ़ोटो खिंचाते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, ये फ़ोटो खिंचाना सिर्फ एडवर्टाइज नहीं होती। ये फ़ोटो खिंचाना इस बात का प्रमाण होता है कि हम सिर्फ फेसबुक पे केंद्र से सवाल नहीं करते, हम ज़रूरतमंद तक चीज़ों को पहुंचाने की पूरी ताकत, पूरी कोशिश करते हैं। और ये हम इस माध्यम से आपको इंस्पायर करना चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ों को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए, आप भी हमारे जैसी मदद कीजिए। क्रिटिसाइज़ करना लोगों की आदत होती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप मुझे कितना क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी फेसबुक पोस्टों से आपको तकलीफ़ होती है। वो आपकी सोच, आपकी सुविधा है। ईश्वर ने बुद्धि सबको दी है, लेकिन सोचने की शक्ति जो है वो हर इंसान अपनी सुविधा के हिसाब से यूज़ करता है। कोई पानी के आधे ग्लास को भरा बोलता है, कोई खाली बोलता है। लेकिन हमारे पास केंद्र सरकार है जिनको राहत पैकेजों को अनाउंस करना चाहिए मिडिल क्लास के लिए। जो आज घर में बच्चे बैठे हुए हैं, वो उनसे पूछिए अपने माँ बाप को कितना परेशान कर रहे होंगे। तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाना और ये सब चीज़ें होना सबके लिए तकलीफ़दायक है, लेकिन हमें कोई ऐतराज़ नहीं है लॉकडाउन से। सरकार आप 3 महीने और लॉकडाउन भी करेंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन 3 महीने के लिए आपको बाकी लोगों के लिए भी व्यवस्था करनी होगी, ना कि झुग्गी झोपड़ी बस्ती वालों तक ही आपको सीमित रहना है। असल में टैक्स के पैसे आपको व्यापारियों ने दिया है, जिन्होंने जीएसटी भरा है, जिन्होंने टीडीएस पटाया है, जिन्होंने लाखों रुपए किराए पटाए हैं, जिन्होंने 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए की इनकम टैक्स की फाइलें बनवाई है, जिन्होंने करोड़ों रुपए के लोन लिए हुए हैं, जिन्होंने आपसे वैट पटाया है, जिन्होंने महंगे इंटरनेट ब्रॉडबैंड ये सब चीज़ यूज़ की है, जिन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ों को पक्के में ट्रांजेक्शन किए हैं, जिन्होंने बैंक अकाउंट में बहुत सारे चार्जेस पटाई है। और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें जब ईएमआई पटती है, तब जाके बैंक की कर्मचारी की तनख्वाह निकलती है, तब जाके उसमें टीडीएस जनरेट होता है, तब जाके केंद्र सरकार का घर चलता है। तो प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, जैसे आपको कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने सुझाव दिए थे कि आप देश में बनने वाले 20,000 करोड़ रुपए के संसद भवन को तत्काल प्रभाव से रोक दीजिए और वो पैसों को देश के आर्थिक विकास में लगाइए, जैसे स्कूल हो गए। अगर आप अरविंद केजरीवाल जी की तरह हर राज्यों में 2 से 3 सरकारी इंग्लिश स्कूल बनाते हैं, तो पता नहीं कितने परिवारों के बजट कम हो जाएंगे। आप पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर जो आज क्रूड ऑयल की रेट घट गए हैं, और पेट्रोल और डीजल के रेट होने चाहिए जो आज के हिसाब से नहीं है ना। 70 रुपये, 75 रुपये, 65 रुपये लीटर जो है वो नियम से तो 30 रुपये, 40 रुपये तक आ जाना चाहिए। लेकिन आप उन सब चीज़ों में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम प्रधानमंत्री, जब आप लाइव आने की बात करते हैं, हम खुश होते हैं। चलो यार, इस बार हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ हमारे हिसाब से बात करने आए होंगे। लेकिन मोदी जी, हमें तकलीफ़ होती है देखकर कि हमारे इतने अच्छे, समझदार, जागरूक प्रधानमंत्री, जिनसे देश पूरा प्यार करता है, पूरा देश उनसे उम्मीद करता है, पूरा विपक्ष डरता है, पूरी दुनिया आपसे सलाह लेके काम करती है, और आप ताली बजाओ, थाली बजाओ, ऐसा बोल के आप चले जाते हैं। लेकिन आपके भक्त जो होते हैं वो बिल्कुल इसी को मानते हैं। हमने भी ताली बजाई थी, हमने भी थाली जलाई थी, हमने भी टॉर्च जलाई थी, इसलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था।
इसलिए नहीं कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो जलाने के बाद, वो बजाने के बाद हमारा फ़र्ज़ है हम आपसे सवाल करें। लेकिन अगर जब हम आपसे सवाल करते हैं थाली बजाने से क्या होगा, ताली बजाने से क्या होगा, पीपीई मास्क के डॉक्टर आज भी चिल्ला रहे हैं, वेंटिलेटर्स का आज भी पता नहीं है, अलर्ट जब जारी था तो आपको उस समय प्रधानमंत्री जी थाली बजाने की बजाय आपको उस पर विचार करना चाहिए था कि वेंटिलेटर हमारे देश में टोटल कितने मौजूद हैं और कितने और ऑर्डर देने चाहिए। लेकिन ऑर्डर आपने कब दिया उसका आप ध्यान दीजिए। राहुल गांधी जी ने फरवरी में आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री जी देश में कोरोना की सुनामी आ सकती है, कृपया आप इसकी जांच कीजिए। तब आपने ध्यान नहीं दिया, तब आपने सिर्फ राज्य सरकार मध्य प्रदेश बनाने के लिए सिर्फ उधर ही बिजी रहे। आपने सिर्फ नमस्ते ट्रंप की तरफ ध्यान दिया और अंत में ट्रंप सरकार ने, अमेरिकन ट्रंप सरकार ने हमें धमकी दी, अगर आप दवाई हमें नहीं उपलब्ध कराते हैं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ट्रंप की औकात नहीं हिंदुस्तान से बात कर सके, लेकिन इस दुविधा की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। लेकिन अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया। प्रधानमंत्री जी, विपक्ष हो चाहे देश के कोई भी हो, हिंदुस्तानी हैं, हम सब आपके साथ हैं। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, हर इंसान आपके साथ है, कोई भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन आपसे सवाल हमेशा किया जाएगा, चाहे किसी को बुरा लगता हो किसी को अच्छा लगता हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी, हम तो सवाल करेंगे, जो मौजूदा सरकार होगी हम उससे ज़रूर सवाल करेंगे। एक तो सच्चाई है, एक मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूँ, अपने दोस्तों से पूछना चाहता हूँ। आज आप कहते हैं 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया, आपका हमेशा फिक्स सवाल रहता है। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता दूँ, आज जो आप ये सवाल पूछने लायक बन गए हैं ना, जो आपका आज सवाल जवाब प्रतियोगिता के लिए आप तैयार हुए हैं, जो ये नॉलेज हुआ है, यही कांग्रेस सरकार थी। आरटीआई जैसी सुविधा कांग्रेस सरकार ने लाई है, ये एम्स हॉस्पिटल की स्थापना कांग्रेस सरकार ने लाई है ना, और ये मनरेगा जैसी सुविधाएं सब कांग्रेस सरकार ने लाई है, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं कांग्रेस सरकार ने लाई है। नहीं तो आज आप देख रहे हैं कि सब बेचने से सुविधाएं बन रही है कि सुविधाएं घट रही है। बुलेट ट्रेन अभी तक हमने तो देखी नहीं, है ना। 3,000 करोड़ की मूर्ति अभी तक हमने दर्शन किया नहीं, क्योंकि उस मूर्ति से हमें क्या फ़ायदा हमें पता नहीं। लेकिन उस एम्स अस्पताल से हमें क्या फ़ायदा पूरा देश देख रहा है। उस हाइड्रोक्लोरिक की दवाई से जो ट्रंप जी ने मांगी थी, उस दवाई से पूरे देश को क्या फ़ायदा है ये पूरा देश जानता है। आज उन दवाइयों से हमारा इलाज हो रहा है, ना कि शौचालय योजना से, ना कि मूर्ति योजना से, ना कि जो लोगों को मतलब साइकिल वितरण से, ना कि हमें लैपटॉप वितरण से, ना कि मोबाइल वितरण से। छत्तीसगढ़ सरकार में जैसे सरकार ने पैसों को बर्बाद किया था मोबाइल बांट के, है ना, वो मोबाइलें आज सबके घरों में कबाड़ में पड़ी हुई है। इतना पैसा आप एक अस्पताल में लगाए होते पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो आज हमें बेहद खुशी होती, हम आपको रिस्पेक्ट से हमेशा आपसे जैसे मिलते थे मिलते रहते। लेकिन आपने ये जो पैसों का दुरुपयोग किया है, बर्बाद किया है। दूसरा, आपने छत्तीसगढ़ राज्य को बेवड़ा नंबर 1 का दर्जा दिलवाया था, जिसके कारण आज छत्तीसगढ़ में शराब की बहुत तकलीफ़ है। हाँ, अगर भूपेश सरकार बंद करना भी चाहे तो यहाँ पर लोग स्प्रिट और सैनिटाइज़र पी के अपनी जान दे दे रहे हैं। अगर ना ही आप 15 साल से धीरे धीरे करके आप शराब को कम किए होते आदरणीय रमन सिंह जी, तो आज हमारे को छत्तीसगढ़ सरकार को हमको ये सवाल नहीं उठाना पड़ता कि आपने शराब कब बंद करनी है। शराब बंद करने की भूपेश सरकार बिल्कुल विचार करती है, लेकिन परिणाम देखकर रुक जाती है। फिर भी वो तरीका ढूंढ रही है कि हम शराब कैसे और कब बंद कर रहे हैं। और दूसरा, एक प्रधानमंत्री जी से भी एक फिर से निवेदन है, पूरे देश में जितने भी पार्षद, विधायक, सांसद, योग आयोग प्रतिनिधि, अध्यक्ष, जितने भी लोग हैं, तत्काल प्रभाव से उनको दी जाने वाली सुविधाएं, जैसे गाड़ियों की सुविधा, पेट्रोल की सुविधा, उनके रहने खाने की सुविधा, सब चीज़ों पर विचार करे और जो ज़रूरत हो वही उपलब्ध कराए, बाकी सारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से हटा दे, ताकि ये सारा पैसा देश की जनता के काम आए। सरकारी अच्छे एम्स जैसे
कईयों अस्पतालों की ज़रूरत है। बड़े बड़े दिल्ली पब्लिक स्कूल, बड़े बड़े बहुत से स्कूल हैं, इंटरनेशनल स्कूल, नेशनल स्कूल, जैसे इंग्लिश सरकारी स्कूलों की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों पर ध्यान लगाएं, ना कि इन विधायकों, सांसदों, सरकार खरीदी और बेची, विधायक खरीदी बिक्री, विधायकों को 5 स्टार होटल में छुपाना, बड़ी बड़ी प्राइवेट जेट से लाना ले जाना, इन सब की जगह इनको जो फर्स्ट क्लास की सुविधा दी जाती है, इन सब चीज़ों पर विचार किया जाना चाहिए। मोदी जी, आप हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम आपसे ही सवाल करेंगे। अगर किसी को तकलीफ़ होती है तो वो बिल्कुल तकलीफ़ भोगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी ईश्वर ने कहा है कि किसी इंसान को अगर आप स्वर्ग ले जाएंगे तो वहाँ पर भी उसको तकलीफ़ होगी, किसी को नर्क ले जाएंगे वहाँ भी तकलीफ़ होगी, आप अमेरिका ले जाएं वहाँ भी तकलीफ़ होगी, क्योंकि तकलीफ़ उसकी सोच में है, उसको सवाल उठाने पे है। अगर कोई सवाल उठाता है, किसी को तकलीफ़ होती है, तो इससे कोई किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सवाल उठता है तब उसका बढ़िया परिणाम आता है। और वैसे भी गौतम बुद्ध जी ने कहा है, जब जब विपत्तियां आती है तब तब नए शोध होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, इस विपत्ति को अपॉर्चुनिटी तक लीजिए और देश के नए रिफॉर्म की तरफ ध्यान बढ़ाइए। हमारे देश को पूरा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ ध्यान दिलवाइए। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां पूरे देश में लागू होंगी तो आज हर घर का बजट कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी हमसे कमाने के लिए हमारे देश में पाँव रख रही है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए की एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है, जो हर आदमी नहीं खरीद सकता। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां हिंदुस्तान के अंदर 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए के अंदर की इस तरह की गाड़ियां उपलब्ध कराइए। स्कूटी, एक्टिवा टाइप की चीज़ें 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां उपलब्ध कराइए, ताकि हर घर का बजट कम हो जाए। असली तकलीफ तो अब लागू होगी जिस दिन कोरोना की चपेट देश से जाएगी और लोग व्यापार करने के लिए बाज़ारों में जाएंगे और अपनी भी दुकानों पर बैठेंगे। जब उनको ये तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी ना, तब उनको असल में पता पड़ेगा हम किस तरफ चले गए थे और हम असल में आज कहाँ खड़े हैं। हमने पैसा कांग्रेस शासन में कमाया 60 सालों में, कि हमने 6 सालों में कमाया। हमने 6 साल में क्या किया और 60 साल में क्या किया, ये धीरे धीरे लोगों को अब आभास होना शुरू होगा। कहते हैं रात कितनी भी घनी हो जाए सुबह ज़रूर होती है। और मैं एक और तरह से लोगों का धन्यवाद करता हूँ, जैसे हमारे पुलिस भाई हो गए, सरकारी कर्मचारी, जो भी नगर निगम कर्मचारी हैं हर शहर के, हर स्टेट के, और डॉक्टर हैं, मेरे दोस्त मित्र, मेरे भाई, ये सारे डॉक्टर बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को, सबको धन्यवाद। स्वयं सेवी और जितने भी लोग शहर में निकल के सैनिटाइज कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, पुलिस को, गरीब जनता को खाना पीना, अनाज, राशन, दवाइयाँ, जो भी जैसी चीज़ें दे रहे हैं, होम डिलीवरी सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसे हर उस दोस्त को, भाई को, मित्र को, पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, देश की जनता को मेरी तरफ से प्रणाम, मेरी तरफ से धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि इस मैसेज को आप बहुत अच्छे से गौर फरमाएंगे और सही तरीके से आवाज़ उठाएंगे, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक हमारे सवाल पहुँचे। हर स्टेट के, शहर के अध्यक्ष, महापौर, विधायक, पार्षद इन चीज़ों तक के अमल करें। शहर की जनता, देश की जनता को जो सुविधाओं की ज़रूरत है उस सुविधा के बारे में जानकारियाँ हासिल करें, लोगों से राय मशवरा करें, समझने की कोशिश करें और सही मुद्दों पर बात करें। आपसे निवेदन है पूर्ण तरीके से आप इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। नमस्कार।